चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सेकेंड यूनिट दैट इज न्यूक्लियाई, और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी से। पहले हमने क्या पढ़ रखा है, इसके पहले हमने पार्ट 1 में ईएम वेव के बारे में पढ़ा हुआ था। ईएम वेव सबको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सबसे बेसिक एग्जांपल सनलाइट। सनलाइट सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। उसमें अल्ट्रावायलेट रे होती है, इंफ्रारेड रे होती है और विजिबल लाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं। विजिबल लाइट जो हमारे आसपास जो रोशनी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं किस चीज़ को, विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। इंफ्रारेड हीटिंग एंड यूवी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ना। चलिए, ड्यूअल नेचर रेडिएशन में हम लोगों ने सीखा था कि हमारे जो सनलाइट है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पार्टिकल नेचर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, एंड उसके पास एक वेव नेचर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर में हमने ये सीखा कि हमारा जो वेव है वो मतलब सनलाइट है, वो लाइट हमारा दो तरीके का नेचर प्रोड्यूस कर सकता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर, है ना। और इसके बाद ये भी चीज देखा कि दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आपको वेव नेचर देखने को मिल सकता है या फिर पार्टिकल नेचर। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, आसान एग्जांपल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो सोलर पैनल हमारे यहाँ होते हैं, जो भी हम लोग यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जल्दी सेटल हो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, फोटॉन्स आते हैं हमारे सनलाइट के पास, पार्टिकल्स होते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, उन पैकेट्स को कहा जाता है फोटॉन्स। वो फोटॉन आकर के टकराते हैं जिससे कि मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये पार्टिकल नेचर हो गया। फिर वेव नेचर, अगर हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक सिंगल कलर लाइट को दो स्मॉल विंडो से पास कराएंगे, तो हमको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि हमारे वेव नेचर को आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक ना। चलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है और बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या है। हमने ये देखा कि एक एटम क्या होता है। पहली बात तो उसके पास एक न्यूक्लियस होगा, बहुत प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है ना। न्यूक्लियस होगा सेंटर पर, और उसके बाहर ऑर्बिट्स होंगी जिनको स्टैटिक ऑर्बिट कहा जाता है। ये ऑर्बिट्स में क्या पाया जाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में होंगे इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, 2n²। इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कितने आपके पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑर्बिट में होगा। n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, जिसको ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, एंड n की वैल्यू 2, एंड इस तरीके से n की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। क्लियर है। तो यानी कि इसमें पुट करके देख सकते हैं, पहले में 2 होंगे, दूसरे में कितने पॉसिबल है, 8 हो सकते हैं। लेकिन जितने अवेलेबल होंगे उतने ही देंगे ना, जरूरी नहीं है कि 8 ही हो, मतलब वो बताएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना है। बाकी जितना आपके पास होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से डिसाइड होगा, आपको उसमें कन्फिगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है। ठीक है, तो नाउ वी हैव बोर मॉडल ऑफ एटम। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, फिर उसमें क्या देखा था कि एक्साइटेड स्टेट में अगर हाइड्रोजन है, उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें से क्या होगा, रेडिएशन एमिट होते हैं। वो रेडिएशन हमें एक वेवलेंथ या लाइट के फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें हमने 4 कलर देखे थे हाइड्रोजन में। ये स्पेक्ट्रा पढ़ा। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। क्लासिफिकेशन न्यूक्लियाई का, न्यूक्लियर डेंसिटी, शेप एंड साइज, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पीछे दिया हुआ है पिछले वाले चैप्टर में, फिर भी दोबारा से देख लेंगे। चलिए, न्यूक्लियस क्या है इन एन एटम, द मेजॉरिटी ऑफ मास। देखो इसको ना ऐसे मैं फटाफट आपको आसान भाषा में बताता हूँ, फिर ये पढ़ दूंगा, ये आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्ट्रक्चर समझ लो कि होता क्या है ना, बहुत आसान है। न्यूक्लियस में 2 लोग होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, और इन दोनों को जब सम करते हैं तो बनता है न्यूक्लियॉन। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है। इसी न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं इसी कहा जाता है मास, इसी को कहते हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर अकेले देख लोगे दैट विल बी योर Z। ठीक है, इनका सिंबल भी होता है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये हो जाएगा A, है ना। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, एक एटम है जैसे मेजॉरिटी ऑफ मास एंड पॉजिटिव चार्ज सेंट्रली। ये वही बात जो हम लोग एटम में पढ़े थे कि हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये चीज पाई, समझी थी कि हमने ये पाया था कि जब अल्फा पार्टिकल, इफ यू रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल जाता था तो सीधे निकल जा रहा था, मैक्सिमम जगह से वो अनडेविएटेड पास हो जा रहा था। लेकिन जब वो न्यूक्लियस के पास जा रहा था तो न्यूक्लियस तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। ये आपको याद होगा, ये हम लोग ने पढ़ा था, रिबाउंड हो जा रहा था। फिगर आपको याद हो, आपको नोट्स में बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पेस में तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो सेंटर पे ही आपका सारा सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, दैट इज योर न्यूक्लियस।
तो वही कह रहे हैं कि एक एटम के अंदर मेजॉरिटी जो उसका पूरा जो मेजॉरिटी ऑफ मास है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, सेंटर पर है, और इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस, उसी को न्यूक्लियस बोला गया। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, बहुत छोटा होता है वॉल्यूम, जबकि ना के बराबर एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। देखो ना, इतना बड़ा स्फीयर है, उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, देख रहे हो ना, इसका वॉल्यूम इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चरल न्यूक्लियस की बात हो रही थी। आगे व्हाट इज दिस, ये रेडियस ऑफ एटम। अगर हम ये दोनों स्फीयर हैं, एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर, तो दोनों का अपना होगा रेडियस की नहीं होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर -10 और न्यूक्लियस का देखो 10 की पावर -14। समझो ये वैल्यू समझी कैसे जाती है। 10 की पावर -10 मतलब वी आर सेइंग 1 इज डिवाइडेड बाई 10 की पावर 10 बेटा, यानी 1 के बाद कितने जीरो, 10 है ना। एंड अब इसकी बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, तो आप खुद बताना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये आर एटम हो गया है ना, दिस इज आर न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज 1/10 टू द पावर, अभी मैं एक ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, लोअर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, 10 की पावर 14। और इससे छोटी वैल्यू होगी क्या, जब हम इसको रेंज है ये, है ना, 1/10 टू द पावर, देखो यहां पर कौन सबसे छोटी वैल्यू है, 10 की पावर 15 वाली, यानी अब इसका रेडियस बहुत 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 छोटा ना कंपेयर टू दिस। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि नाउ वी नो कि भैया बड़ा स्फीयर क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और न्यूक्लियस उसका बहुत छोटा सा एक अंग होगा जो कि सेंटर पर होगा। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैंने ऑलरेडी न्यूट्रॉन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और बाहर जितनी ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन। स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, जो स्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। न्यूक्लियस इज मेड ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, आई थिंक मैंने बता दिया ये बात, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत ही आसान रहेगा पढ़ने में, इससे पीपीटी से पढ़ोगे तो चीजें बड़ी आसान तरीके से प्रेजेंट की गई है, ठीक। सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है, जो हम लोग रखते हैं अप्रोक्सीमेट होता है 1.6 × 10⁻⁹ वी ऑलरेडी नो दिस ना। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 1.6, मतलब अप्रोक्सीमेटली सही है, ठीक है। एंड ये क्या है, न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता, न्यूट्रॉन कोई चार्ज कैरी नहीं करता, बट इट हैव इट्स ओन मास, उसका मास होता है, क्योंकि इसका मेजर हिस्सा काम क्या है, मास, जो हमने बताया ना कि पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड, केंद्रित है उसके सेंटर पर, उसका कारण कौन है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो इसके पास एक इसका मास है, इसी वैल्यू को बोला जाता है 1 AMU, ठीक है। ये कंपैरिजन करने के लिए याद रखिएगा। यहाँ पर देखो जीरो को लिखने का तरीका याद रखना, यहाँ होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करते हैं यानी Z, और ये A होता है मास नंबर, राइट। मास नंबर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड Z कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली, है ना। तो अगर ये कोई चार्ज कैरी नहीं करता तो यहाँ पर कुछ होगा, इसका मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कुछ होगा क्या, नहीं, Z 0 हो जाएगा, दिस इज व्हाई इट इज 0, ठीक है। एंड क्योंकि देखिए ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन अगर मान लो 1 हो गया और प्रोटॉन इज 0, तो A विल बी 1 ना, तो इसीलिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, लिखने का एक रीजन है उसका, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, व्हाट इज दिस 1H1, मतलब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या एब्सेंट है, तुमको हाइड्रोजन का एक बड़ा, ये तो केमिस्ट्री में बताया होगा, हाइड्रोजन में होता है ना उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 1 होता है, रीजन क्या है बताओ, कोई बताए। वहां पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो ये चीज याद रखना, बहुत अच्छा है ये। तो इसमें आपने प्रोटॉन देख लिया, इट हैज 1 प्रोटॉन बट डोंट नो आपका इसका न्यूट्रॉन 0। अच्छा इसमें एक और चीज होती है, आपको ये पता है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब पता है, सुना है कहीं, चलो कोई नहीं, केमिस्ट्री की चीजें हैं, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जरूरत पड़ेगी। चलिए एटॉमिक नंबर क्या है ये बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा स्टेबल स्टेट में बराबर होते हैं। लेकिन इसीलिए देखो यही इलेक्ट्रॉन बदमाश होता है, इलेक्ट्रॉन बदल सकता है ना, वही बात हो गई भाई, किसी ने छीन लिया इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर उपलब्ध है ना, जैसे कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स के सरफेस पे है। हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी थी, उस बेचारे कैथोड से हमने इलेक्ट्रॉन छीना था, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर निर्भर करने लगे हम लोग ये सोच करके कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसी को बोल देते हैं कि भैया एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि भैया आपने चार्ज दिया या चार्ज लिया, लेकिन प्रोटॉन तो फिक्स है। प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में, वहां तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता,
तो यानी कि इसीलिए इसका जो डिफिनेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही बता रहा था मैं कि स्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको एटॉमिक नंबर Z कहते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बताया मैंने, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। व्हाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू, बताया ना, न्यूट्रॉन का रोल क्या है, मास, ठीक है। तो वहां लिखा है द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मेजर हिस्सा किसका है भैया, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। लेकिन दोनों मिलकर के, क्योंकि आपका प्रोटॉन के पास भी मास होता है, ठीक है। चलो आगे, ये मैंने नोटेशन सिखाई, सिंबल ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाई, या फिर हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे हमेशा हमारा क्या होगा, नंबर, एटॉमिक नंबर, और ऊपर होगा मास नंबर, ठीक है। मास नंबर वही सिंबॉलिक तरीका है, ये सब हम लोग को आता है। क्या तेज तो नहीं चल रहे हैं, जो आसान लग रहा है मैं उसी में स्पीड बढ़ा रहा हूँ सिर्फ, जहाँ टाइम जो लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है मैं रुक जाऊंगा। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU, वी नो 1 AMU क्या होता है ना, 1.67 10⁻⁻27, ये एक न्यूट्रॉन का जो मास है। तो अगर 100 न्यूट्रॉन होंगे तो क्या करेंगे अपन, यही तो कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो भी आप न्यूक्लियॉन है, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन भी आ गया और प्रोटॉन भी आ गया, है ना, सॉरी ये प्लस है ना। तो अब दोनों का अप्रोक्सीमेटली देखो यहां पर बराबर ही है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मैं दोनों सेम नहीं कह रहा हूं, दिख रहा है क्लियरली कि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दे आर इक्वल, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग कि भैया टोटल हम लेकर के 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर तुम्हें अप्रोक्सीमेटली सही मिल जाएगा। तो यही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू 1 AMU कर देंगे तो वी विल गेट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू A इंटू AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ठीक है। Atomic mass is the mass of nucleus. The mass of the nucleus is due to proton and neutron, that is called nucleons. चलो आइसोटोप्स है ना, तो एटम है, देखो आइसोटोप क्या होता है फटाफट पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। इसके एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल बता सको अगर, यहाँ से देख के नहीं बताना, इसके सिवाय कुछ बताना है। यहाँ देख लिया तुमने, लेकिन इसके सिवाय कुछ बताओ। कार्बन तो पढ़ा ही होगा, एक रेडियो कार्बन पढ़ा होगा। ओहो चलो कोई बात नहीं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हुज न्यूक्लियर हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, हम प्रोटॉन को कह रहे हैं कि भाई वो सेम रहेगा, ठीक है। वी आर लिमिटिंग इट टू कि भाई प्रोटॉन की संख्या आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप डिफरेंट न्यूट्रॉन कर सकते हो, न्यूट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, न्यूट्रॉन बदलेगा। देखो अब देखिए समझो पहले इसको, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो मैंने बोला कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना, तो यू कैन चेंज न्यूट्रॉन, ठीक। एंड द एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z, है ना। इफ यू आर फिक्सिंग, अगर आप प्रोटॉन की संख्या को फिक्स कर देते हो कि उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते, ठीक, तो यानी कि क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा। ध्यान से देखो तो इसका मतलब जो x, अगर एक ही एटम है उसमें हमने बोल दिया ये इसका जो आपका प्रेजेंट है नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1, ठीक है। एंड आई एम सेइंग इट कि इसका जो क्या आ रहा है, ए क्या आ रहा है 2, तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, तो मैं कह सकता हूं 2 - 1 करोगे जो भी आंसर आएगा वही तो है, क्योंकि क्लियर कट बात है कि 2 की वैल्यू आई कैसे, n प्लस Z, और ये देखो ये 2 है, ये n है और ये 1 है। तो यानी फॉर्मूला क्या है, अगर n का फॉर्मूला बनाना होगा तो आई कैन से a - Z कर दीजिए, हमेशा आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई a इज इक्वल टू n प्लस Z, Z इज नथिंग बट प्रोटॉन, मैंने प्रोटॉन को Z से रिप्लेस कर दिया जानबूझ करके, तो यहां से Z को इधर भेजूंगा तो n का एक फॉर्मूला हमेशा के लिए बन गया ना मेरे पास, मुझे कहीं भी निकालना होगा तो आई कैन इजीली कैलकुलेट। अब मैं इस एग्जांपल को वेरीफाई करूंगा ये बात करके कि देखो यहां पर पहले ही पता है कि ये आइसोटोप होगा तभी जब तीनों एटम जो ये तीनों आपके हैं, इन तीनों में आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन मास नंबर बदल गया। नाउ आई एम गोइंग टू चेक कि इसमें और इसमें कितना न्यूट्रॉन का चेंज आया। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, यहाँ न्यूट्रॉन 0 आ रहा है, 1 - 1 0 हो गया। यहाँ न्यूट्रॉन कितना आ रहा है बेटा 1, और यहाँ कितना आ रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो एक्चुअली वी आर, जब भी हमें बनाना है हमने एक ही, पहली बात तो क्लियर है कि एक ही एटम होना चाहिए, उसी एटम में हम न्यूट्रॉन के साथ छेड़छाड़ करेंगे जिससे कि हमें एक नया मिल जाएगा, दैट विल बी माई आइसोटोप। समझ में आ गया। तो आइसोटोप क्या होता है, मतलब आपके सेम एलिमेंट में ये कंडीशन है भाई सेम, क्योंकि अभी आइसो बार में बदल जाएगा ये बात, इसलिए इसको हल्के मत लेना। सेम एलिमेंट इज कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, प्रोटॉन सेम होने चाहिए, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या बदलनी चाहिए।
तो जो बनेगा दैट विल बी योर आइसोटोप्स। तो इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर याद रखना। यहाँ देखो व्हाट इज दिस, एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना हो तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, A1N1 प्लस A2 मतलब क्या कर रहे हैं, हर एटम का क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ A1 क्या एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ये सेकेंड, और ये फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फ्रैक्शन ऑफ कितना फ्रैक्शन ले रहे हो, कितना, जैसे मान लो गिनती कर लो, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, इस प्रकार से। ऐसे इसके आइसोटोप बने, इसके 2 ले लिया हमने, इसका 1 ही लिया, तो उस तरीके से n की वैल्यू डिसाइड होगी। एग्जांपल यहाँ 75% ऑफ 17Cl35, मतलब जो भी टोटल हम सब्सटेंस बना रहे हैं उसका 75% किससे बना हुआ है, 17, मतलब जिसमें प्रोटॉन की संख्या 17 है और मास नंबर कितना है, 35। समझ में आ रहा है। और हम 25% ऐसा ले रहे हैं जो कि देखो दिख रहा है कि यहाँ प्रोटॉन सेम है, तो मैं कह सकता हूँ आइसोटोप, मतलब 25% किसका फ्रैक्शन है, ये। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम n को डिसाइड करते हैं। तो नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट ना भाई, ये 75% है तो 0.75 हो गया, 0.75 हो गया ना। ये आता है कि नहीं, कैसे करते हैं कैलकुलेशन, परसेंटेज को डेसिमल में कर देने का, है ना, बहुत आसान होता है। ये देखो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक, तो ये देखो 75/100 0.75 और 25/100 0.25, ठीक है। तो ये देखो, तो एवरेज एटॉमिक मास विल बी 35 इंटू A1N1 फॉर्मूला, तो n इज योर, बताओ कितना है, तो वी विल मल्टीप्लाई, देखो इसका मास नंबर कितना है 35 इंटू 75/100 और इसका मास नंबर, ठीक है, इसका फ्रैक्शन 25/100, ठीक है। तो इसको करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 35.5 AMU, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, सब आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना, कि जब हम भी कोई नया कुछ बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम आइसोटोप्स का यूज कर रहे हैं, तो नया जो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे नया मास नंबर कितना होगा, तो आपको इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। चलिए आइसोबार, देखो यहां पर मैंने जैसा कि कहा था, आइसोबार में एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, जिनका न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ध्यान सुनना, यानी मास नंबर, जब न्यूक्लियॉन बोले ना तो रट जाओ, न्यूक्लियॉन कहीं सुन लिया तो मास नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी अब क्या कांस्टेंट है बेटा, ए कांस्टेंट है, ए इज नॉट चेंजिंग, है ना, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब क्या क्या चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा, है ना, और एन भी चेंज होगा, ठीक, ये हो गया। लेकिन यहाँ एलिमेंट भी दो अलग अलग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग एटम है ना, डिफरेंट बोला गया। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो 6C14, देखो हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमारा ये मास नंबर सेम होना चाहिए, हमें ये भी सेम नहीं चाहिए, और हमें न्यूट्रॉन तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो ही गया। कैसे डिफरेंट हुआ, जिसको समझ नहीं आ रहा है भाई, न्यूट्रॉन को अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे ना और मेन कंडीशन तुम प्रोटॉन को लेके चलोगे तब भी तुम्हारा आंसर सही आएगा, बिकॉज मैंने अभी सिखाया था n इज इक्वल टू वॉट, a माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर 14 माइनस 6, और दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है, ये n डैश कर देता हूं, तो a डैश माइनस जेड, है ना, z डैश, ये जाएगा 14, a डैश नहीं करते, a इज कांस्टेंट ना बेटा, z इज चेंजिंग, n इज चेंजिंग एंड z इज चेंजिंग, a इज कांस्टेंट, माइनस 7, देख रहे हो, ठीक। तो न्यूट्रॉन आपका डिफरेंट हो ही गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मेन कंडीशन अगर जैसे अगर शॉर्ट में पढ़ना है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स, शॉर्ट में डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रोटॉन, फाइन, ऑटोमेटिकली डिफरेंट एंड सेम आपका मास नंबर, ठीक। ऐसे पॉइंटर्स के फॉर्म में पढ़ोगे जल्दी हो जाएगा। तो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ये एग्जांपल हो गया, ये आपके सामने बना हुआ है स्ट्रक्चर, दिख रहा है, इसमें कोई डाउट, बहुत सिंपल है। देखो 8 न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन मैंने निकाल दिया ऑलरेडी वहां पर, और इस पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, इसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, और ये प्रोटॉन पी फॉर प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। ये देखो आइसोटोन्स क्या होते हैं, 3 ही होते हैं भैया, आइसो आपने पढ़ लिया, आइसोटोप, फिर आइसोबार, फिर आइसोटोन। यहां पर भी एलिमेंट क्या है भैया, अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट, जिसमें न्यूक्लियाई के पास हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें और इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसमें प्रोटॉन अलग है, इसमें प्रोटॉन आपका अलग है, इसमें न्यूट्रॉन आपका अलग है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, ये बदमाशी हो रही है। तो इस बार n इज योर कांस्टेंट, ठीक है, एंड z इज डिफरेंट या चेंजिंग, एंड a इज ऑल्सो डिफरेंट,
या चेंजिंग, है ना, या फिर ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यानी कि देखा जाए वी हैव दिस फॉर्मूला a माइनस जेड, मैंने बनाया था ये फॉर्मूला पीछे, है ना, वही सेम चीज है। तो a माइनस जेड क्या है, वो सेम है। तो यानी जो चेंज होगा वो z में होगा और a में चेंज होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर एलिमेंट तो अलग अलग ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि जैसे ही तुम देखो, एक और चीज, चलो एक और रिवीजन कर, केमिस्ट्री में पता होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, जो पोजीशनिंग होती है वो किसके बेसिस डिसाइड होती है, बताओ। पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिसाइड कैसे होती है, कहां रखा जाएगा उसको टेबल में। अरे भाई SPDF होता है कि नहीं होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है, सबका पोजीशन फिक्स है ना, वो कैसे डिसाइड होता है, कोई तो होगा कैरेक्टरिस्टिक। बताओ यार, तुम लोग केमिस्ट्री में नहीं आती है? एटॉमिक नंबर Z, सब बेसिक चीज पता होनी चाहिए भाई। Z एक उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। Z अगर जैसे चेंज होगा, एलिमेंट ही चेंज हो जा रहा है भाई, तुम ये नोटिस ही नहीं कर रहे हो यार। अभी 6 से 7 कर दूंगा तो कार्बन बन गया नाइट्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे स्टार्टिंग में, इसको बहुत हल्का समझते हैं लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तो देखो, जब भी रेडियो एक्टिव पढ़ोगे तो उसमें अल्फा बीटा गामा आएगा, तो उसमें तुम देखोगे कैसे चेंज होता है। चलो बहरहाल ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक इस पर डिपेंड करते हैं। तो यू शुड नो कि भैया ये चेंज होगा तो भैया ये चेंज हो सकता है, कार्बन बन जाएगा नाइट्रोजन, अभी आगे पढ़ने को मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए ये चीज, आगे बढ़े। तो यहां पर ये आपको दिख रहा है, दो एलिमेंट हमने लिए, दोनों का यहां पर ध्यान से देखना, कैरेक्टरिस्टिक मिलाओ, Z इज डिफरेंट एंड A इज ऑल्सो डिफरेंट, है ना। अब जरा सब्ट्रैक्शन करो इसका, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4, N इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट, यानी दीज आर आइसोटोन्स। इनको क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। यानी हमने 3 चीजें पढ़ी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। इन तीनों में अगर हमें एक समरी बनानी हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं बार बार, समरी बनानी हो तो क्या बनाएंगे सर। आइसोटोप में पहले तो एलिमेंट लिखूंगा E, एलिमेंट फॉर E लिख दूंगा EL, ये लिख दूंगा सेम, लिख लो साथ साथ में, ठीक है, हेडिंग डाल के लिख लो, 4-5 पॉइंट ही तो लिखवा रहा हूं, थोड़ा बहुत लिख लोगे तो ठीक रहेगा। आइसोटोप की मुझे आगे इनका इस्तेमाल करना है, हेडिंग लिख लेना आइसोटोप, और हाउ टू डिफरेंशिएट इट, हमने एलिमेंट क्या रहना है, सेम। फिर उसके बाद क्या चेंज होगा, N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होगा डिफरेंट, या फिर मेरा जो भाषा है चेंज, या फिर तुम डिफरेंट लिख लो, ठीक है। N को डिनोट कर लेना कहीं, N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर विल बी व्हाट, मास नंबर विल बी डिफरेंट, है ना। इसमें एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पर, अच्छा Z, अच्छा न्यूट्रॉन है ना, ठीक तो है, सही तो पढ़ा रहा हूँ। ये लिखो चेंज या फिर डिफरेंट, ठीक बेटा। अब बचा एक ही जो कि कांस्टेंट है, दैट इज योर Z, Z इज सेम, बस ये हो गया पॉइंटर्स, Z इज सेम। इस तरीके से अपन पहचान लेंगे कि वी आर वर्किंग ऑन आइसोटोप्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना हो तो ये लिख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, ये काम आएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। हो गया, चलिए ये भी नोट कर लीजिए, इसी प्रकार से जैसे सिखाया मैंने वैसे कर लीजिए, लिखा है वैसे मैंने। इकरा बेटा कॉपी पे लिख लो, कॉपी खराब हो जाएगी। चलो भैया पीछे का तो वो उधर लिखा हुआ है। अच्छा चलो तुम लोग खुद से लिखो भाई, देखे कितने लोग को याद है, ट्राई तो करो। नेक्स्ट है आइसोबार, आइसोबार में क्या लिखोगे, मैं बता दूंगा, आप लिखो, अगर गलत होगा तो पहले आप मुझे जवाब देना, ठीक है। आइसोबार में क्या क्या होगा बताओ, एल, हाँ एलिमेंट डिफरेंट लिख लो, वेरी गुड लिख डालो। फिर ए सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, Z डिफरेंट होगा, लिखो लिखो।
Z इज एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट इज आइसोटोन। एग्जाम्पल लिखना हो गया बेटा अब तुम्हारा? चल भैया लिखो एग्जाम्पल, यहां से लिख लेना, एग्जाम्पल जरूर लिखना, एग्जाम्पल रहेगा तो याद रहेगा हम लोग कैसे कर रहे थे। हाँ बताओ भाई, आइसोटोन के लिए बिना देखे बताओ, खुद से ट्राई करो। एलिमेंट डिफरेंट होगा, ये तो रटा हुआ है ना। फिर ए न्यूट्रॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा लेकिन बाकी सारे डिफरेंट होंगे, जेड भी डिफरेंट होगा और ए भी। लिख लो, बहुत बढ़िया लिख डालो। एन इज कांस्टेंट, आइसोटोन में यही स्पेशल होती है प्रॉपर्टी की, यहां पर एन इज कांस्टेंट। एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियस शेप, साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, अभी तक हम लोग ने न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम न्यूक्लियस के शेप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा होता है। फॉर ऑल पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पर्पज शेप ऑफ न्यूक्लियस कंसिडर टू बी स्फेरिकल। मैंने पहले ही बोला था स्फेरिकल, है ना। कैसा होता है? स्फेरिकल। अच्छा एक चीज और जानते हो, ड्यू टू सरफेस टेंशन, और एक और चीज जान लो, ब्रह्मांड जितनी सबसे स्टेबल शेप कौन सा होता है? स्फेरिकल। इसीलिए हर चीज, प्लैनेट से लेके हर चीज, देखो आप अगर पानी का एक ड्रॉप भी गिराते हो एटमॉस्फेयर में तो वो स्फेरिकल शेप ले लेता है, बिकॉज स्फेरिकली एक ऐसे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और हर मैटर क्या करना है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए सारे क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये अलग से बता दिया मैंने। देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के ऊपर इन न्यूक्लियस। जो आपका जितना जो साइज होगा ना, देखो ध्यान से, न्यूट्रॉन्स का ही काम है मेजॉरिटी ऑफ मास को इकट्ठा करना। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रोटॉन भी ऐड हो जाता है। जो पूरा न्यूक्लियॉन बनता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो जितनी जगह वो ऑक्युपाई करेंगे दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्या? न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन न्यूक्लियस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का फॉर्मूला है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आर क्यूब देखो 4/3 पाई इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाले, यानी आर रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ए, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल, आर अगर यहाँ पर इसी को यही सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता है ये पावर इनवर्स हो जाती है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगी जब आप LHS से RHS की तरफ भेजोगे। ये रूल होता है बेसिक, तो ये हो जाएगा ए की पावर 1/3, है ना। अभी देखो ये एक होता है, यूनिट्स अलग अलग होती है, मीटर होता है, एंगस्ट्रॉन होता है, और उससे छोटा होता है फर्मी। फर्मी बहुत स्मॉल लेंथ की बात करता है। आपको पता है एक फर्मी मतलब आपका हो गया 10⁻⁻15 मीटर, और आपको पता है एक अंगस्ट्रॉन जो वेवलेंथ में इस्तेमाल होता है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इससे भी छोटा है ये। ठीक है, और अंगस्ट्रॉन अगर फर्मी का रिलेशन होगा तो 10⁻⁻5 अंगस्ट्रॉन। ठीक, तो ये सब रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। 1 फर्मी ऐसे भी लिखते हैं कोई लोग, 10⁻⁻5 अंगस। ठीक है, ये सारे रिलेशंस है। मैं बस दिखाना चाह रहा था कि डिस्टेंस कितनी ज्यादा स्मॉल है, कितना साइज छोटा है, वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। तो आर क्या है? फर्मी कांस्टेंट कहते हैं। आर नॉट इज फर्मी कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी
कहते हैं जब प्रोपोर्शनल हटाओगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करता है संबंध को दिखाता है कि कौन किस पे निर्भर करता है, और वैल्यू को इक्वल टू लगाने के लिए हमें प्रोपोर्शनल हटाना पड़ता है, इसीलिए आता है हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि एक नंबर होता है, फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितनी है 1.2 × 10⁻⁻15। देखो इसी को हम लिख देंगे फर्मी, क्या लिख देंगे, ठीक है, तो 1.2 फर्मी। तो यहां से जो फाइनल फॉर्मूला बना, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो बन रहा है दैट इज r0 a⁻1/3, ठीक है। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक। तो अब r0 की वैल्यू पुट कर दे और a की वैल्यू हमें पता हो तो हम r निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए। अरे a तो पता चल जाएगा ना अलग अलग एटम्स के लिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया जिसमें हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। आगे डेंसिटी, देखो डेंसिटी के लिए आपको कुछ भी याद ना हो तो इतना तो याद होगा, डेंसिटी सर बनता है मास अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। और आपको ये भी याद होगा कि यहां पर फॉर्मूला स्फीयर के लिए 4/3 पाई, और r का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे बनाया हुआ है, दैट इज r0 इंटू ए की, r0 है 1.2 फर्मी इंटू a⁻1/3, सॉरी पानी है क्या बॉटल। तो यहां पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें, देखो मास ऑफ न्यूक्लियस है, नीचे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। हम लोग को पता है कि हम एक के लिए क्या मिनिमम क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मास निकालने के, दैट इज 1 mu, है ना। तो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम था, अभी पीछे पढ़ाया है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ले लें और r की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन a जैसा भी हम पुट करें तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पर द डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियस इज कांस्टेंट सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। तुमको मेन फंडा पता है रीजन क्या है इसका, इसमें ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल हो जाती है। जैसे देखो ये क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अरे भाई जो भी वैल्यू होगा उसका क्यूब रूट निकाल दोगे तुम और छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसका क्यूब करोगे तो पता है आपको 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर या क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाता है, जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तभी ये कह रहे हैं कि भैया अप्रोक्सीमेटली सबका देखा गया, अलग अलग वैल्यू पुट करके एक्सपेरिमेंट पाया गया कि सबकी वैल्यू इसी के बराबर आ रही है लमसम, क्योंकि यहां से ये देख रहे हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो जा रहा है। और रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वैल्यू है बहुत स्मॉल है, और स्मॉल वैल्यू को होने से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये रीजन है। तो ये यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू याद रखना है, और ये आपको डेरिवेशन लिख लो, ये लिख लो बस, ये डेंसिटी लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, सीधे फिर यहाँ लिख दोगे, ठीक है। कहीं समझ में ना आए तो पूछ लेना। हो गया, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये लास्ट वाली लाइन भी याद रखना, कोई पूछेगा तो बता सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट होता है ए के, ठीक है। चलो ए क्या होता है, यहाँ ए से कंफ्यूज नहीं होना है, हर नोट्स में जरूर लिख लेना, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सिंबल मैच कर जाता है ना आपके मास नंबर से, इसलिए इसके यहाँ पे स्पेशली लिख लेना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चले भाई, नेक्स्ट बड़ा फेमस इक्वेशन है ये, E = mc², है ना। इसको कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो आइंस्टाइन साहब ने इन्होंने बताया एक चीज, एक रिलेशन बताया कि स्पेशल रिलेटिविटी एक्सप्रेस करते हैं कि फैक्ट दैट मास एनर्जी आर द सेम, ये एक फिजिकल एंटिटी है और ये इंटरचेंजेबल है, यानी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में। तो यहाँ पे इन्होंने एक रिलेशन दिया E = mc², जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या है कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, मास ही क्या है इन इज एन आइडिया अबाउट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये देख लो ये बात जो कह रहे हैं,
कह रहे हैं ये जो मास मास आप कहते रहते हो ना, ये क्या है, ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जब अब मास कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में तो पूरी तरीके से इन्वर्टिंग एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी को जब हम चाहेंगे तो वापस से हम मास बना सकते हैं। ठीक है, इन्हें बॉडी, ये इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कहते हैं फिजिक्स इस पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। इफ एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ई, इट्स मास इंक्रीजेस बाय एम। इन्होंने बोला भैया जब एनर्जी इंक्रीज करोगे तो मास भी इंक्रीज हो जाएगा, और m इज इक्वल टू बोल दिया E अपॉन सी स्क्वायर। देखो अगर बेसिक मैथ आती है, न्यूमरेटर को बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना। तो और c तो सबको पता है, c की वैल्यू कांस्टेंट है 3 इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इन्होंने कहा मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। इन्होंने ये बात कही कि मास और एनर्जी को एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए कहते हैं मास और एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। इसे कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस वर्ड का मतलब जान लो, जैसे इक्विवेलेंस कई जगह आता है पूरी फिजिक्स में। इक्विवेलेंस मतलब एक जैसे हैं, है ना, एक ही नहीं है, दे कैन बी इंटरचेंज्ड। ठीक, तो इक्विवेलेंस वर्ड का मतलब जानते रहो। विच हैज मोर मास अ स्टेशनरी बॉल और एन आइडेंटिकल मूविंग बॉल। तो यहाँ देखो आंसर है अभी जो हमने पढ़ा कि कैसे ये चीज कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखा तुमने, कह रहे हैं इफ एनर्जी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ मास विल बी इंक्रीज्ड। अब पहले देखो, ठीक, तो जब मास ऑफ मूविंग बॉल इज इक्वल टू मास ऑफ स्टेशनरी बॉल प्लस एक्स्ट्रा, अगर हम बात कह रहे हैं, ठीक है, तो पहले चेक करो तो m एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी जो जो उसका एनर्जी है अपॉन सी स्क्वायर एनर्जी। अरे m इज रिप्रेजेंटेड बाय ये फॉर्मूला है बेटा, E अपॉन सी स्क्वायर, हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम कहते हैं स्टेशनरी बॉल का मास और एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, ठीक है, ये मूविंग बॉल का मास है, ये एक्स्ट्रा है क्या, उसको रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। हीट अपॉन सी, क्योंकि जब मोशन करेगा उसका एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। साथ में एक ड्रैग होगा तो उस पर हीट आएगा, प्रोड्यूस होगा। जब भी देखो ना यार एस्टेरॉयड आता है अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या जल जाता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वजह से हीटिंग होने लगती है। सी की वैल्यू पता है, सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं इस तरीके से। तो देखो ये जैसे ये पूरी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो एक्स्ट्रा मास, since both the kinetic and heat energy of the moving ball is very less comparatively to c square, the mass of moving ball will be negligibly large than the stationary ball। इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि जो मास है आपका मूविंग बॉल का वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जो आपका स्टेशनरी है। ठीक है, ये हो गया मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। ये इस पीपीटी का आखिरी टॉपिक होना चाहिए, वो एक बार देख ले। हाँ, ये आखिरी टॉपिक होगा। देखो छोटी छोटी पीपीटी बनाई है ताकि आपको असाइन से चैप्टर में 5 पीपीटी पढ़नी है, तो उसमें से एक पीपीटी आज पढ़ाएंगे ताकि तुम एक बार में घर पे जाकर पढ़ सको। एक साथ अगर तुम्हें 50 स्लाइड की दे देंगे पढ़ ही चुके तुम, वैसे देखेगा अरे बहुत ज़्यादा है। तो ये मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एटॉमिक मास एंड द प्रिडिक्टेड मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो जो मास डिफेक्ट है वो क्या है, डिफेक्ट वर्ड का मतलब है कुछ तो कमी है, तो वो है क्या, डिफरेंस बिटवीन उसका एक्चुअल एटॉमिक मास और प्रिडिक्टेड मास में जो अंतर है उसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। और निकालेंगे कैसे भैया, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम जो प्रेजेंट है उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मास जो उसका है उस टाइम पर। ठीक है, तो सम मास डिसअपियर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो कह रहे हैं जब न्यूक्लियस बनता है ना तब कुछ मास डिसअपियर हो जाता है और सम एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। अब यहीं से मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली बात आ गई। वो डिसअपियर कहाँ हो रहा है, जब एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अभी बताया था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में वापस से, तो यानी कि वो गया कहाँ, तो एनर्जी के फॉर्म में वो डिसअपियर हो गया। तो यही कह रहे हैं मास दैट डिसअपियर्ड इज टर्म्ड एज मास डिफेक्ट। जो डिसअपियर हो गया उसी को डिफेक्ट कहते हैं। ठीक, द एक्चुअल मास ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड। अब देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल में यही कन्फ्लिक्ट होता है। तो यही ये बता रहे हैं कि भैया आप जो थ्योरेटिकली पढ़ के आ रहे हो कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं जिसको बार बार आप बोलते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, उसी पे अपन 1 mu मल्टीप्लाई कर रहे थे बार बार, तो हमें आ रहा था मास, है ना। कह रहे हैं ये मास आप थ्योरी की तरह लेके चल रहे हो, लेकिन आप ये भूल जा रहे हो कि कुछ मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसलिए एक्चुअल हमेशा कम हो जा रहा है, उसी को मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। तो जब हम कह रहे हैं देखो एक्चुअल मास क्या है, लेस देन होता है जो हम लोग थ्योरेटिकली सम करके निकाल रहे हैं बार बार, यानी न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 mu।
ठीक है, तो उससे कम होगा। व्हेन द न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज, दिस एनर्जी इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द टोटल द मास। दिस मिसिंग मास इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड इट अकाउंट्स फॉर द एनर्जी रिलीज। यही वो मास है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट हो गया। लास्ट टॉपिक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बाइंडिंग एनर्जी। बिफोर दैट हम ये फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये क्या है, डेल्टा एम इज द जो डिफरेंस आ रहा है, तो एम न्यूक्लियॉन्स माइनस, देखो यही तो फॉर्मूला बोला था ना मैंने, न्यूक्लियॉन्स इनटू जो आपका मास आ रहा है जब हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस का, तो ये क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या है न्यूक्लियस। ठीक, तो फॉर्मूला सबको पता है ये बात। अरे ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, है ना, उसी को एएमयू बोल रहा हूँ बार बार मैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो जो डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट ये है कि नहीं, न्यूक्लियॉन का मास जो हम लोग बार बार कैलकुलेट करेंगे वो ज्यादा आएगा जो उसके एक्चुअल मास। तो एनर्जी रिलीज निकालना हो कभी अगर, तो कैसे निकालेंगे, तो आइंस्टीन साहब का जो इक्वेशन है ना वो काम आएगा। ठीक, ये फॉर्मूला था। अब इसमें कौन सा मास जाएगा, जो मास चला गया, दैट इज योर डिफेक्ट। तो हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि जो मास चला गया उसके कारण कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो हम मास को किससे रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा एम से, तो हमें मिल जाएगा वो एनर्जी जो रिलीज हो गया। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये देखो यहां पर अब हमें क्या करना है, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना बस, किसमें, डेल्टा एम में, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा ई होता है बेटा हमारा बाइंडिंग, समझ में आया, ये वो एनर्जी है जो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू कंपोनेंट, इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट। तो कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो स्प्लिट करती है एटॉमिक न्यूक्लियस को उसके कंपोनेंट्स में, और ये एनर्जी इक्विवेलेंट है, ये एनर्जी बराबर है अप्रोक्सीमेटली मास डिफेक्ट वाली एनर्जी के, इसीलिए हम लोग ने मास डिफेक्ट वाली एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा तुम्हें जाना है, हाँ टाइम हो गया, ठीक है रख दो। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर हम उल्टा बोलें इसको कि या तो ये वो एनर्जी है जब फॉर्मेशन, जब देखो इस तरीके से थे, जब इन सबको एक साथ लेकर के आकर के न्यूक्लियस बनाया उस समय जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई वही हो गया आपका बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये बार बार वहीं पे पहुंच रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़ लिए। तो मोर बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल न्यूक्लियस, जितने ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस आपका स्टेबल होगा। तो न्यूमेरिकली है इसमें। चलो रुको इसको, यार रुको हटा दें सोल्यूशन, तब तो करने में मजा आएगा। करना है या भागना है, पढ़ लिए बहुत, चलिए ये सब वैल्यूज तो पता ही है। यहां सॉल्व करो, करो ट्राई करो, क्या है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.67 10⁻⁻27, पता है पहले से अपने को ये बात ना, तो हमें डेल्टा ई निकालना है, निकालो। मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी है, ये इतना इतना मास डिफेक्टेड है, मतलब डेल्टा एम की वैल्यू क्या है ये, तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो। अभी जो आंसर आएगा वो किस यूनिट में आएगा, जूल में, है ना, क्योंकि हमने सारा एसआई यूनिट पुट करा हुआ है। देखो ये मीटर पर सेकंड में है ना, ये किलोग्राम में, ये एसआई में है, तो अगर हमें जूल से, ये अभी जो आंसर आ रहा है वो जूल में आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक वैल्यू से। वो कौन सी वैल्यू होती है, जिसको नहीं आता उसके लिए 1 जूल इज इक्वल टू 0.62 इंटू 10⁻⁻⁴
कितना होता है 19, 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखो ये। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आप ये मल्टीप्लाई कर देना, जूल में भी निकाल सकते हो, दोनों आंसर सही मानूंगा मैं। अगर जूल में निकालोगे तो 15.03, क्योंकि सिर्फ यही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ जाएगा 15.03 इंटू पावर -11, ये जूल में आएगा। ठीक है, और अगर इस जूल को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसी में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.62, और ये -11 और +19, कितना बचेगा भाई बताओ। नहीं बेटा, 19 और 11 है ना, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, है ना, यही तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करो जरा, देखिए कितना आ रहा है। और 10 की पावर 6 पता है, एक मेगा, मेगा सिम होता है मेगा, है ना, 1 मेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ये पता होना चाहिए। एकदम सही आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9.315 इंटू 10 टू द पावर, देखो 8 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी इसको लिख दूंगा मैं किसमें, मेगा में, ये बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिखा ना, 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6। अब ये देखो 100 मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 931.5 मेगा, यही इसका आंसर भी है। ठीक है, पूरा देख लीजिए सोल्यूशन, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन आपको खुद से। ये कर लिए, इससे इसका एक्चुअली यूज करने वाला हूं मैंने ये इसलिए पढ़ाया हुआ है क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आएंगे उसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो हमने बताया ना इसका मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा, देखो जब मास डिफेक्ट कितना है 1 AMU, तब तो इतना आंसर आ गया, अभी निकाला हम लोग ने। ठीक है, अगर 2 होगा तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां तक तो आसान है। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ और दे दिया, डेल्टा एम, मतलब कोई वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बेस बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना होगा तो जितना भी वैल्यू है वो AMU में होगा, तो 1 AMU का इतना है तो मल्टीप्लाई कर दो बस, इतना आंसर सीधे आ जाएगा। जैसे मान लो उसमें दिया गया है 20 AMU, तो 20 इंटू दिस कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, अरे 1 AMU का तो निकाल ही लिया। तो इसीलिए ये पढ़ाया कि इस तरीके से एग्जाम में हमें टाइम खराब नहीं होगा, हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक तरीके का फॉर्मूला, इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी वाला कर लोगे। तो एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में अगर चालाकी की तरह करना हो तो एग्जाम उसमें लिख देना फॉर 1 AMU, ऐसे करके लिख देना और ये फिर पूरा कर देना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा तुम कर क्या रहे हो। तुमने पहले 1 AMU निकाला, फिर उसने जितना भी AMU बोला होगा फिर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो काटेगा नहीं। ऐसे क्या होगा, अगर तुम डायरेक्टली जाओ और ऐसे मल्टीप्लाई करके चले आओ तो कैसे कर दिया, तो उसको ये समझना पड़ेगा ना कि तुमने निकाला कैसे। अगर तुम देखो इसी कैलकुलेशन को खराब कैसे होगी, डायरेक्टली 20 करके सॉल्व करो, तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा और गलती भी होगी। अगर ये वाला स्टेप तुम रट भी जाओगे तो भी तुम्हारा आंसर, मतलब इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा तुमने फिर ये वाला लिख दिया फिर ये लिख दिया तो कोई गलत नहीं मानेगा, वो मान लेगा तुमने रफ में करा होगा। तो ये करना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ तक। और जूल वाला ये वाला भी बगल में लिख दोगे तो मतलब इससे तुम बच सकते हो और डायरेक्टली तुम्हारा आंसर भी आ रहा है। ठीक है, और नंबर भी पूरे मिल रहे हैं, तो इसलिए ये पढ़ाया मैंने। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट PPT। ये PPT मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वो ऐप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।